नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंतर्गत आज हम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम यानी जो सेकंड पेपर की तैयारी हम कर रहे हैं, जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सब्जेक्ट पढ़ रहे थे उसके अंतर्गत आज हम जो है तीन एक साथ जो है नए कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे बफर ओवरफ्लो क्या होता है, उसके बाद हम जानने वाले हैं फिजिकल फाइल एंड लॉजिकल फाइल क्या होती है, और उसके बाद हम जानेंगे थ्रेसिंग क्या होती है। तो आज का वीडियो वाकई बहुत ही शानदार होने वाला है। आपको वीडियो को अंत तक देखना है और हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना है आपको, ताकि यहां से अगर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप उसको आसानी से पुट आउट कर सको। उसके आंसर कमेंट बॉक्स में वहां पर यहाँ पर भी देना और वहां पर भी एग्जाम में जरूर दे के आना, ठीक है। इस बार डंका बजाना है अपने नाम का, तो भाई देखो मेहनत आपको दबा के करनी पड़ेगी, ठीक है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक और लास्ट रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा कि अगर आप अपने संपत सर को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। जितने भी आप ग्रुप्स के अंदर जुड़ रखे हैं उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा आपके लिए बफर ओवरफ्लो के बारे में। वैसे मैंने बफर के बारे में जो है बफर मेमोरी से रिगार्डिंग सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिया था कि बफर एक प्रकार की मेमोरी या एक प्रकार का ऐसा टेम्पररी एरिया होता है, जो कि क्या होता है कि कोई भी डेटा जब जो होता है रैम से जब सेकेंडरी मेमोरी में जाता तो इसके बीच में इसको थोड़ा सा रेस्ट देने के लिए इस बफर एरिया का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये पूरा मैंने वैसे कॉन्सेप्ट आपको बफर के बारे में बताया था। आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले बफर ओवरफ्लो क्या होता है। बफर ओवरफ्लो क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो देखो, एक बफर जो है वो डेटा को स्टोर करने का एक टेम्पररी एरिया होता है। देखिए यहाँ पर वापस ये कॉन्सेप्ट आ चुका है, मैंने आपको पढ़ाया भी था। बफर एक प्रकार का टेम्पररी एरिया, टेम्पररी मतलब जो फिक्स ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए ये आपकी रैम है, यहाँ पर आपका ये सेकेंडरी मेमोरी है आपका, और ये आपका रैम है। अब मान लीजिए यहां से इस डेटा को रैम में ले जाना है, और इस रैम में पहुंचाने से पहले और यहां पर एक बीच में एक और टेम्पररी एरिया होता है जो इस डेटा को थोड़ा होल्ड करवाता है। तो ये एरिया होता है आपका कौन सा, बफर। बफर ओवरफ्लो तब होता है जब कोई प्रोग्राम या प्रोसेस बफर में उसकी फिक्स्ड लेंथ से अधिक डेटा को राइट करने की कोशिश करती है। इससे जो एक्स्ट्रा डेटा होता है वो ओवरफ्लो हो जाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई यहां से सेकेंडरी मेमोरी से इस रैम में जो जा रहा डेटा है, अब यहां पर इसकी मान लीजिए कि इसकी लेंथ जो है वो है कि मैं यहां पर जो है अपने पास कम से कम 10 प्रोसेस को रख सकता हूं। और यहां से क्या है कि 10 प्रोसेस आने के बाद 11वीं प्रोसेस भी आ रही है, बाहर भी आ रही है, लेकिन यहां पर इसके पास रखने की क्षमता नहीं है। तो ये कंडीशन आपकी क्या कहलाएगी भाई, आपके बफर ओवरफ्लो। यहां एक वल्नरेबिलिटी है जिससे सिस्टम क्रैश हो सकता है, तथा इससे अटैकर सिस्टम के इंटरनल वेरिएबल को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मतलब इंटरनल जो वेरिएबल्स होते हैं उसके अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं आपको पता होगा, मेमोरी स्थान को दिया गया एक नाम, ठीक है। बफर ओवरफ्लो अटैक में जो एक्स्ट्रा डेटा होता है वह अटैकर या हैकर के द्वारा डाले गए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन को स्टोर किए रहता है, और ये इंस्ट्रक्शन जो है वह फाइल को डैमेज, डेटा को चेंज या फिर प्राइवेट इंफॉर्मेशन को चुरा भी सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये आपको समझ में आया होगा कि ये जो बफर एरिया होता है, तो यहां पर मान लीजिए कि कोई प्रोसेस आ रही है। अब यहां पर इसकी क्षमता है कि मैं अपने पास यहां पर 10 प्रोसेस को रख सकता हूं, लेकिन इसके ऊपर 11वीं प्रोसेस भी आ गई, बाहर भी प्रोसेस भी आ गई। अब इतनी प्रोसेस को रखने के लिए इसके पास जगह है नहीं, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा भाई, ओवरफ्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। इसी कंडीशन को हम बफर ओवरफ्लो के नाम से भी जानते हैं। अब अगर ये ज्यादा कंडीशन हावी हो रही तो इससे क्या हो सकता है भाई, आपका सिस्टम क्रैश भी हो सकता है। क्या हो सकता है, सिस्टम आपका क्रैश भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर अब देखो, हैकर वगैरह जो भी अटैकर्स वगैरह होते हैं इसी डेटा का क्या करते हैं, मिस यूज भी करते हैं, और आपके सिस्टम को डैमेज भी कर सकते हैं, या आपके जो भी इंटरनल वेरिएबल्स होते हैं या जो डेटा होता है उसके अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं, प्राइवेट डेटा को चुरा भी सकते हैं। तो आई होप आपको यहां तक आराम से समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। बफर ओवरफ्लो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई, बफर ओवरफ्लो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपके हीप बेस्ड और दूसरा होता है स्टैक बेस्ड। अब हीप क्या होता है, स्टैक क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा पढ़ा रखा है प्रोग्रामिंग के अंदर, लेकिन देखते रहिए यहाँ पर, क्योंकि मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट जब आता है तो वापस पढ़ाता भी रहता हूँ। लेकिन एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा, जो आज पहली बार मेरी इस वीडियो के साथ जुड़ा है, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि आपको कंप्यूटर शिक्षक भर्ती से संबंधित संपूर्ण सब्जेक्ट की तैयारी जो है हमारे चैनल पर करवाई जा रही है। इसलिए चैनल को कभी भी आप जो है छोड़िएगा मत, मतलब चैनल से तैयारी कंटिन्यू करते रहिएगा। प्लेलिस्ट वही सारे वीडियो अपलोड है। अब देखिए हीप की बारी।
हीप बेस्ड को एग्जीक्यूट करना, हीप बेस्ड जो ओवरफ्लो होता है उसको एग्जीक्यूट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए इसका प्रयोग इन दोनों में से कम किया जाता है। इसका जो प्रयोग होता है वो कम किया जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो भी एग्जीक्यूशन होता है उसको जो है परफॉर्म करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। आगे बात करते हैं अगर स्टैक बेस्ड की, तो देखो स्टैक बेस्ड बफर ओवरफ्लो का प्रयोग अटैकर्स के द्वारा ज्यादा किया जाता है। इसमें प्रोग्राम तथा एप्लीकेशन को स्टैक का प्रयोग करके एक्सप्लॉइट किया जाता है। क्या किया जाता है भाई? एक्सप्लॉइट किया जाता है। अगली बारी आती है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C++ में बफर ओवरफ्लो अटैक से बचने के लिए कोई बिल्ट इन प्रोटेक्शन नहीं होता है, जिससे इसमें अटैक होने का खतरा भी अधिक हो जाता है। इसमें कोई प्रोटेक्शन है नहीं अपने पास, तो भाई अटैक होने का खतरा तो अपने पास होगा। ठीक है, अब देखिए आगे मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C#, जिसको C# के नाम से भी जानते हैं, जावा तथा पर्ल में कोडिंग के एरर की संभावनाएं कम होती है, इसलिए इनमें अटैक भी कम होंगे। एक अन्य प्रकार का बफर से संबंधित अटैक होता है, ठीक है ना, जिससे इंटीजर ओवरफ्लो कहते हैं। एक अन्य प्रकार का बफर से संबंधित भी अटैक होता है जिसको हम इंटीजर ओवरफ्लो के नाम से भी जानते हैं। अर्थात जब कोई नंबर किसी एक ऑपरेशन में प्रयोग किया जाता है तो हमें अधिक मेमोरी की जरूरत होती है। भाई बात आपके लिए अगर मैं कैरेक्टर की करूं तो आपके पास मेमोरी में कितनी साइज होनी चाहिए? 1 बाइट की। लेकिन जब हम इंटीजर की करेंगे तो कितनी चाहिए होगी भाई? अपने पास यहाँ पर 4 बाइट की। तो 4 बाइट की सिंपल चेक की, ये इससे अधिक अपने पास मेमोरी को रिवर्स कर रहा है, अब रिजर्व कर रहा है अपने पास। उदाहरण के लिए 192 संख्या को स्टोर करने के लिए हमें 8 बिट मेमोरी की जरूरत होती है। यदि प्रोसेस में 64 को और जोड़ दें तो यहां 256 का हो जाएगा, और 256 को हम एलोकेटेड मेमोरी में स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें 9 बिट की फिर जरूरत पड़ेगी। भाई हमें इसके लिए फिर क्या करेगी? 9 बिट की जरूरत पड़ेगी। अब यहां पर आप देख सकते हैं एक इमेज आपके सामने है, जिसमें आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि बफर ओवरफ्लो किस प्रकार से जो है परफॉर्म करता है। तो यहां पर देखिए स्टैक को शो कर रखा है इस साइड में। स्टैक ग्रोथ किस प्रकार हो रहा है? यहां पर आपका मेन स्टैक फ्रेम है और यहां पर आपका फुल स्टैक फ्रेम है। अब इसमें क्या क्या है भाई? आपके स्ट्रिंग का पॉइंटर है, रिटर्न कौन सा होगा वो एड्रेस है, और प्रीवियस फ्रेम का पॉइंटर है। प्रीवियस मतलब इससे पहले का। बात पॉइंटर के आगे है। पॉइंटर क्या काम करता है भाई? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए इसका उत्तर। पॉइंटर क्या कार्य करता है? तो देखिए पॉइंटर क्या होता है, आपने C++ के अंदर पढ़ा था। पॉइंटर के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं? किसी वेरिएबल का जो एड्रेस होता है वो स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये आपका str पॉइंटर और ये है प्रीवियस फ्रेम पॉइंटर, यानी इससे पहले जो फ्रेम चलेगी उसका पॉइंटर। ठीक है, और यहाँ पर कुछ जो है बफर की कॉपीज आपको दे रखी है, जो कि ऊपर से ऊपर जो है जाती रहेगी। यहाँ पर हाई एड्रेस रहेगा, यहाँ लो एड्रेस रहेगा। अब देखिए यहाँ पर आजकल ज्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम रन टाइम प्रोटेक्शन का प्रयोग करते हैं, जिससे कि ओवरफ्लो बफर अटैक जो होता है उनका होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर अभी हमने जाना है कि बफर ओवरफ्लो क्या होता है, जिसको मैंने बहुत इजी कॉन्सेप्ट में आपको समझाया है कि बफर होता क्या है। पहले मैंने आपको ये बताया था कि रैम से जब कोई डेटा सेकेंडरी मेमोरी में जाता है तो उसके बीच में एक यहाँ पर टेम्पररी एरिया होता है। ये टेम्पररी एरिया होता है जो इस डेटा को कुछ देर के लिए होल्ड करवाता है, फिर आगे भेजता है। तो ये एरिया आपका क्या कहलाता है? बफर। अब इस बफर एरिया में अगर बहुत सारी प्रोसेस एक साथ आ जाएं जिससे इसकी लिमिट समाप्त हो जाए तो उसको हम कहते हैं बफर ओवरफ्लो। क्या कहते हैं? बफर ओवरफ्लो कहते हैं उसको। अब हम बात करते हैं फिजिकल एंड लॉजिकल फाइल्स क्या होती है उसके बारे में। ठीक है, तो अभी तक जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब बात करते हैं फिजिकल और लॉजिकल फाइल्स क्या होती हैं। तो देखिए फिजिकल फाइल्स में एक्चुअल डेटा, मतलब इसमें अभी हम बात डिफरेंस की करेंगे, क्या डिफरेंसेज होती है इसमें। तो देखिए फिजिकल फाइल में एक्चुअल डेटा होता है जो सिस्टम पर स्टोर होता है, और इसमें किसी प्रोग्राम से डेटा को कैसे प्रस्तुत किया जाए इसका विवरण यानी डिस्क्रिप्शन दिया होता है। क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर समझिएगा कि इसमें जो आपका एक्चुअल डेटा है, जो आपका एक्चुअल यानी वास्तविक जो डेटा, रियल डेटा है वो रहता है। अब ये डेटा बताता है कि ये जो आपका एक्चुअल डेटा जो होता है वो इसमें स्टोर रहता है इस फिजिकल फाइल में। अब ये फिजिकल फाइल ये बताती है कि आपके जो भी प्रोग्राम का जो डेटा है उसको आगे किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसके बारे में कौन डिफाइन करता है भाई? फिजिकल फाइल करता है। लॉजिकल फाइल क्या होता है? लॉजिकल फाइल डेटा को कंटेन नहीं करती हैं। इसमें एक या एक से अधिक फिजिकल फाइल में पाए गए रिकॉर्ड
का डिस्क्रिप्शन होता है। इसमें क्या होता है कि फिजिकल फाइल में कितनी फाइल्स हैं उनका डिस्क्रिप्शन या उनका रिकॉर्ड कौन रखता है, लॉजिकल फाइल रखता है। एक लॉजिकल फाइल एक या एक से अधिक फिजिकल फाइल का रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। फिजिकल फाइल तो क्या करती थी कि भाई कोई भी ये प्रोग्राम है, मान लो आपका कोई भी एक प्रोग्राम उठा लीजिए, इस प्रोग्राम को जो ये डेटा है वो आगे किस प्रकार रिप्रेजेंट करना है ये बताता था। लेकिन लॉजिकल फाइल जो होते हैं ऐसी बहुत सारी फाइल्स का क्या करता है, संग्रह होता है जो है इस फाइलों को एक साथ रिप्रेजेंट कर सकती है। फिजिकल फाइल में एक रिकॉर्ड फॉर्मेट होता है। क्या होता है भाई, रिकॉर्ड फॉर्मेट होता है और एक या एक से अधिक नंबर भी इसके अंदर हो सकते हैं। डेटाबेस फाइल में रिकॉर्ड को या तो फील्ड लेवल डिस्क्रिप्शन या रिकॉर्ड लेवल डिस्क्रिप्शन के द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है। और अगर लॉजिकल फाइल की बात की जाए तो लॉजिकल फाइल में 32 रिकॉर्ड के फॉर्मेट होते हैं। कितने? 32 रिकॉर्ड के फॉर्मेट होते हैं। वह लॉजिकल फाइल जो एक या एक से अधिक फॉर्मेट को कंटेन करके रखते हैं उसे हम मल्टी फॉर्मेट लॉजिकल फाइल कहते हैं। मल्टी फॉर्मेट का मतलब हो गया एक से अधिक फॉर्मेट की फाइल को रखने वाला। तीसरा इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है कि यह लॉजिकल फाइल के बिना भी मौजूद रहती है। आपके पास लॉजिकल फाइल नहीं है तो भी ये क्या कर सकते हैं, उसको प्रेजेंट कर सकती है और यह फिजिकल के बिना भी मौजूद रह सकती है। चौथा इसके अंदर डिफरेंस देखिए कि यदि फिजिकल फाइल के लिए एक लॉजिकल फाइल है तो फिजिकल फाइल तब तक डिलीट किया जा सकता है जब तक हम लॉजिकल फाइल को डिलीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, जब तक आपका जो लॉजिकल फाइल है जब तक हम डिलीट नहीं कर सकते हैं तब तक ये रहेगा इसके अंतर्गत। यदि हम यहाँ पर इसके बाद में लॉजिकल की बात करें, देखो फिजिकल फाइल के लिए एक लॉजिकल फाइल है तो फिजिकल फाइल यानी यहाँ पर फिजिकल फाइल को तब तक डिलीट किया जा सकता है जब तक हम लॉजिकल को डिलीट नहीं करते हैं। मतलब क्या है कि ये फिजिकल तो ऑलरेडी उस लॉजिकल फाइल में रिप्रेजेंट कर रही है। यदि फिजिकल फाइल के लिए एक लॉजिकल फाइल है तो लॉजिकल फाइल को डिलीट किया जा सकता है बिना फिजिकल फाइल को डिलीट किए। लेकिन यहाँ पर तो हम जब तक लॉजिकल फाइल को डिलीट नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर फिजिकल फाइल को हम डिलीट कर सकते हैं। लास्ट इसका देखिए डिफरेंस कि ऐसे ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए CRTPF कमांड का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? फिजिकल फाइल को कमांड क्रिएट करने के लिए CRTPF का यूज किया जाता है, यानी क्रिएट फिजिकल फाइल कमांड का प्रयोग किया जाता है। और ऐसे ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हम क्या करते हैं भाई, CRTLF कमांड का प्रयोग करते हैं। तो CRTF क्रिएट फिजिकल फाइल और यहाँ पर CRTLF यानी क्रिएट लॉजिकल फाइल। तो आई थिंक आपको यहाँ पर ये डिफरेंसेज समझ में आ चुके होंगे, फिजिकल और लॉजिकल फाइल में क्या डिफरेंसेज होते हैं। आगे लास्ट हम बात करते हैं थ्रेसिंग के बारे में। थ्रेसिंग क्या होता है? तो थ्रेसिंग एक ऐसी कंडीशन या अवस्था होती है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम अपने समय का एक बहुत बड़ा हिस्सा पेजिंग और स्वैपिंग के कार्य में लगाता है। अब पेजिंग क्या है भाई? पेजिंग जो होता है आपकी मेमोरी के अंतर्गत जो मेमोरी होती है उसको एक समान भाग में जब बांट दिया जाता है तो यहाँ पर ये क्या होता है भाई, पेजिंग होता है। पेजिंग जब भी होगी तो ध्यान रखना इन सभी को एक समान भागों में बांटा जाता है। स्वैपिंग का मतलब क्या होता है भाई कि आपकी ये जो यहाँ पर मेमोरी है, अब इसमें से रैम में कुछ डेटा लेके आना है भाई। डेटा इतना सारा है, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें मेरे को 2 नंबर 6 नंबर 8 नंबर और 9 नंबर चाहिए, तो मैंने सेलेक्टेड डेटा लिया और जब मैं इसको वापस करना चाहूँ तो वापस भी कर सकता हूँ। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं भाई, डेटा को लाना रैम में और वापस ले जाना सेकेंडरी मेमोरी में, लाना ले जाना, ये क्या कहलाता है? आपके स्वैपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वैपिंग कहलाता है। ठीक है, तो देखो थ्रेसिंग ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम अपने समय का एक बहुत बड़ा हिस्सा पेजिंग और स्वैपिंग के कार्य में लगाता है, जिसके कारण जो जरूरी ऑपरेशन होते हैं वे बहुत ही कम कर पाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो थ्रेसिंग एक कंप्यूटर एक्टिविटी होती है जो बहुत कम या कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर पाती है। ठीक है, कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर पाती है। आमतौर पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेमोरी और दूसरे रिसोर्स खत्म हो जाते हैं या फिर इनकी लिमिट बहुत कम हो जाती है, जिससे सिस्टम अपने जरूरी कार्यों को नहीं कर पाएगा। भाई जब इनके ऊपर ध्यान देना लग जाएगा तो फिर वो तो काम कर ही नहीं पाएगा। इस कंडीशन के कारण कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बहुत ही कम हो जाती है या फिर समाप्त हो जाती है। यह कंडीशन तब तक बनी रहती है जब तक कि यूजर सिस्टम में रन हो रहे एप्लीकेशन या प्रोग्राम को क्लोज नहीं कर देता है। कब तक चलेगा? जब तक आपका प्रोग्राम जो है वो कंटिन्यू रनिंग स्टेट में है। ठीक है, रनिंग मतलब चल रहा है। एप्लीकेशन को क्लोज करने से वर्चुअल मेमोरी वाली वर्चुअल जो मेमोरी होती है वो खाली हो जाती है। वर्चुअल मेमोरी क्या है? आपकी फिजिकल मेमोरी का एक बड़ा रूप। ठीक है, काल्पनिक। आगे देखिए थ्रेसिंग का कारण क्या हो सकता है। इस थ्रेसिंग का शुरुआत में जब सीपीयू का यूटिलाइजेशन बहुत कम होता था तब प्रोसेस शेड्यूलिंग की कार्यविधि के कारण मेमोरी में एक ही समय बहुत सारे प्रोसेस को लोड कर दिया जाता था। क्या किया जाता भाई? लोड कर दिया जाता था।
जिससे मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री बढ़ जाती थी। इस स्थिति में हमारे पास मेमोरी में उपस्थित फ्रेम की तुलना में प्रोसेस की संख्या ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण अगर कोई हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस मेमोरी में पहुंचती है, यानी जिसकी हाई प्रायोरिटी है, यानी इसको करना जरूरी है, तो उससे फ्रेम बहुत ही कम मिलते हैं। इसलिए इसे फ्रेम के फ्री होने का इंतजार करना पड़ता है और प्रोसेस को पूरा होने में बहुत अधिक समय लग जाता है, जिससे सीपीयू का परफॉर्मेंस भी बहुत कम हो जाता है। तो ये थी साथियों हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर का हमने बहुत सारे नए पॉइंट को जाना है। बफर ओवरफ्लो क्या होता है, यानी जो बफर के अंदर आने वाली कंडीशंस बहुत अधिक हो जाती है तो ये ओवरफ्लो होना शुरू हो जाती हैं, इसी को हम बफर ओवरफ्लो कहते हैं। इसके बारे में जाना है पूरा। फिजिकल और लॉजिकल फाइल्स क्या होती है और थ्रेशिंग क्या होती है, इसके बारे में भी हमने जाना है। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार पढ़ते रहें, मस्त रहें और अपनी भर्ती परीक्षा की तैयारी भी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।